हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आप सभी का जो आरबीटी रेलवे ब्रिज एंड टनल का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे परमानेंट वे के बारे में। फास्टनर्स मतलब परमानेंट वे में कौन कौन से हमारे पार्ट्स आते हैं उनके बारे में बेसिकली आज हम बात करेंगे। तो ये हमारा टू इन वन सीरीज चल रहा है जिसमें हम आज बात करेंगे। टू इन वन सीरीज में एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आप सभी ने इस सीरीज का अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सभी लेक्चर नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं, जिसमें हमने आप सभी को चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको कोई भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आप सभी की जो नॉलेज है वो अच्छे से हो सके, और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए जिससे आप सभी के एग्जाम जो है वो आप अच्छे से दे सकें। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, और इसमें बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। बिना सब्जेक्ट के बिना नाम के कैसे हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट क्या है? रेलवे ब्रिज एंड टनल, ठीक। ये हमारा सब्जेक्ट है रेलवे ब्रिज एंड टनल। इसमें हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? रेलवे के बारे में। सबसे पहले हम रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर टनल के बारे में पढ़ेंगे। इस सीरीज का नाम 2 in 1 क्यों रखा गया है? 2 in 1 क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बड़ा है। रेलवे का सिलेबस बेसिकली बहुत बड़ा है, इसलिए 2 in 1 सीरीज रखा गया। आप सभी का 2 चैप्टर का एक लेक्चर बनेगा, 2 चैप्टर का एक लेक्चर बनेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में, और अपने नॉलेज को ग्रो करते रहिए, और अपने दोस्तों के बीच में एक बार शेयर जरूर कर दीजिए जिससे उनको पता चले कि 2 in 1 सीरीज का आगाज हो चुका है। और हमारे चैनल डिप्लोमा लेक्चर पर डिप्लोमा के सिविल इंजीनियरिंग की सभी क्लासेज अवेलेबल हैं, चाहे वो 3rd सेमेस्टर की हो चाहे वो 5th सेमेस्टर की हो। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर इम्पॉर्टेंट नोटिस आप सभी के लिए ये है कि आप अपने जूनियर्स को बताइए। 5th सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने जूनियर्स को बताइए कि आप सभी की जो जितनी भी क्लासेज हैं, चाहे वो सोम की हो, चाहे हाइड्रोलिक की हो, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हो, कोई भी क्लासेज हो, वो हमारे चैनल डिप्लोमा लेक्चर पर अवेलेबल है। और आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि 3rd सेमेस्टर के जितने भी नोट्स हैं हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकें और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक। तो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर इसमें नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो क्या है? परमानेंट वे। परमानेंट वे, सॉरी वे, ठीक है। क्या नाम है? परमानेंट वे मतलब कि स्थायी मार्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? रेल क्या होता है ये हमने आपको बताया था। रेलगाड़ी क्या होता है ये भी हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था। तो बेसिकली पहले हम बात करते हैं रेल। बात करते हैं जब हम अपने रेल की, ये क्या होती है हमारी? अगर ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, ये हमारी क्या है? ट्रेन है। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं बनी। तो क्या है? ये हमारी ट्रेन है। ट्रेन को चलने के लिए हमको एक रास्ते की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको चलने के लिए, हमको चलने के लिए, हमारे गाड़ियों को चलाने के लिए क्या एक रास्ता बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसको क्या हम रोड बोलते हैं, या फिर वो उसको कई तरह के हम जैसे क्या करते हैं हाईवेज में डिवाइड करते हैं। कई रोड को कई नाम से बुलाते हैं, जैसे नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, विलेज रोड हो गया, कई मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये सारा हाईवे में पढ़ाया गया, ठीक। तो वैसे रेलगाड़ी को चलने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये
रोड पर तो चल नहीं सकती, इसके लिए एक अलग स्पेशल टाइप के रोड की जरूरत पड़ती है, जिसको क्या हम बोलते हैं, रेल, जिसको हम रेल पटरी, परमानेंट वे के नाम से जानते हैं जिसको। ठीक है, तो बात करते हैं हम रेल ट्रैक जिसको बोलते हैं या फिर जिसको परमानेंट वे बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रेल ट्रैक। रेल ट्रैक, रेल ट्रैक क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सॉरी, तो रेलगाड़ी को चलने के लिए जो स्थायी लौह पथ, ठीक है, रेलगाड़ियों को चलने के लिए, रेलगाड़ियों को चलने के लिए जो स्थायी, ठीक है, जो स्थायी लौह पथ, क्या लौह पथ बनाया जाता है, बनाया जाता है, उसे रेल ट्रैक कहते हैं। क्या, रेल ट्रैक कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं हम, परमानेंट वे कहते हैं। इसको परमानेंट वे कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट वे कहते हैं। ठीक है, स्थायी मार्ग, स्थायी मार्ग क्या होता है, क्योंकि जैसे रोड हमारा होता है और जो हमारा रेल ट्रैक होता है, रेल ट्रैक क्या होता है, स्थायी रूप से रख दिया जाता है। क्या वो रेल हमारा ऐसे रख दिया गया, अब उसको इधर उधर नहीं करना, वो रोड क्या होगी, इधर उधर नहीं जाएगी, वो जो रेल है इधर उधर नहीं जाएगी, इसलिए उसको परमानेंट, वो स्थायी कर देगा, वो वहाँ पे परमानेंटली पड़ा रहेगा, तभी उस पर ट्रेन चलेगी। अगर उसको ये नहीं हुआ कि हाँ ऐसे जब ट्रेन आ रही है ऐसे रख दिया हमने, फिर ट्रेन चली गई, फिर हमने उसको हटा दिया, ऐसा कभी नहीं करते। तो ये हमारा परमानेंट वे, इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा परमानेंट वे। अब हम बात करते हैं परमानेंट वे के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, एक बार तो बात कर लेते हैं हम रेल क्या होता है, रेल की बात कर लेते हैं। हमने बात किया रेलगाड़ी, तो आप जानते हैं अच्छे से कि रेलगाड़ी क्या होता है, लेकिन रेल क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, रेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, या फिर अगर साथ में लिखते हुए चलते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेल की। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो परमानेंट वे होता है, परमानेंट वे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, जिसको हम कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे बोल सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे मतलब कि स्थायी मार्ग के मुख्य घटक या फिर स्थायी मार्ग के घटक। इसमें जनरली सबसे पहले क्या आता है, हमारा रेल आ जाता है। ठीक है, रेल मतलब कि पटरी हमारा क्या आ गया। फिर नेक्स्ट इसमें जो आता है वो क्या आता है, पहला तो रेल आ गया, सेकंड इसी में आ जाता है स्लीपर। क्या, स्लीपर। अभी बात करते हैं स्लीपर क्या होता है। थर्ड हम बात करते हैं तो इसमें बैलास्ट आ जाता है, बैलास्ट आ जाता है। फोर्थ की बात करते हैं तो फास्टनर्स आ जाते हैं, फास्टनर्स आ जाते हैं। अगर इसी में फिफ्थ की बात करते हैं, फास्टनर्स के बाद फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इसी में हमारा आ जाता है। रेल को रेल कहते हैं, स्लीपर को स्लीपर ही कहते हैं, ब्लास्ट मतलब गिट्टी हो गया, फास्टनर्स मतलब बंधक हो गया, और फॉर्मेशन मतलब निर्माण स्तर। क्या, निर्माण स्तर या फिर जिसको आधार हम बोल देते हैं। ये जनरली 5 कंपोनेंट होते हैं परमानेंट के वे के। अब सबसे पहले बात करते हैं रेल। रेल क्या होता है, रेल ये हमारा स्टील का लंबे गार्डर होते हैं। क्या, स्टील के लंबे गार्डर होते हैं। ये वेल्लित मतलब कि रोल्ड स्टील के लंबे गार्डर होते हैं। इसको रोलिंग की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको रोल्ड स्टील कहते हैं। ठीक, जब किसी भी स्टील को रोल की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, उसको मतलब कि कोई अगर कंपोनेंट बनाना हुआ तो उसको मतलब कि रोलिंग द्वारा बनाया जाता है, तो उसको हम रोल्ड स्टील या फिर वेल्लित स्टील कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये, यहाँ इसको हम लिख देते हैं, यह वेल्लित इस्पात या वेल्लित इस्पात के लंबे गार्डर होते हैं, के लंबे
गर्डर होते हैं जिनके शीर्ष पर जिनके शीर्ष पर या फिर जिसको फ्लंज बोल देते हैं, अभी बात करते हैं कैसे होता है रेल, उसकी बात करते हैं। ठीक है, जिनके शीर्ष के ऊपर गाड़ी के पहिए घूमते हैं, जिनके शीर्ष के ऊपर गाड़ी के पहिए घूमते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा रेल होता है। और जो इसका बेस होता है उसको एक आधार प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ये जो दो रेल होते हैं, इन दोनों रेल को समान, एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। ठीक है, क्या इन दोनों रेलों को एक दूसरे के समांतर हमेशा रखा जाता है। ऐसा नहीं कि ये कुछ ऐसे है और ये कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रहनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रहनी चाहिए, ये नहीं कि कम ज़्यादा रहे। ठीक है, दो रेलों को जोड़कर एक पटरी बनाई जाती है। ठीक है, रेल ट्रैक जो होता है वो दो रेलों को जोड़ के एक पटरी बनाई जाती है। ये नहीं कि एक रेल पे तो गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें पैरेलली दो व्हील्स होते हैं। ठीक है, इसलिए दो को जोड़ के एक पटरी बनाई जाती है। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा रेल की बात हो गई। अभी हम सबकी बात कर लेते हैं। और स्लीपर का काम क्या होता है, जो स्लीपर वाले होते हैं, स्लीपर इस्पात, लकड़ी, स्टील अथवा ढलवा लोहे के बनाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनको इसलिए लगाया जाए ताकि ये जो रेल हमारे होते हैं, ये हमारे रेल है, रेल को एक बेस प्रदान करने के लिए। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, स्लीपर लगाए जाते हैं। और अगर आपको स्लीपर देखना है कैसे है, तो हमारे चैनल पर ही आपको एक शॉर्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो आपको एक शॉर्ट मिल जाएगा, हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे देखेंगे आपको एक रेल ट्रैक पर हमने जाके वहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ था कि स्लीपर क्या होते हैं, रेल क्या होता है और फास्टनर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। तो आप प्रैक्टिकली वहाँ से समझ सकते हैं कि ये स्लीपर्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बना के बता देंगे। फिर उसके बाद बैलास्ट आता है। बैलास्ट क्या होता है, ये स्लीपर्स को बेस प्रदान करने का कार्य करता है। और जो भी लोड आ रहा है ऊपर क्या होता है, सबसे पहले ऊपर हमारी ट्रेन चलेगी, ट्रेन किस पे चलेगी, रेल पे चलेगी। रेल पे जो लोड आएगा, ट्रेन का लोड किस पे आएगा, रेल पे आएगा। रेल जो लोड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किस पे करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्लीपर्स पे। और स्लीपर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किस पे करते हैं, स्लीपर जो होता है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है बैलास्ट पे। और फिर बैलास्ट पूरे फॉर्मेशन पे क्या करता है, फॉर्मेशन मतलब स्तर हो गया, आधार स्तर हो गया, और आधार मतलब सॉइल सब ग्रेड जिसको बोल देते हैं। ठीक है, उस पर क्या करता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लोड को। तो ये क्या हुआ, आपके परमानेंट वे के कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, बैलास्ट मतलब गिट्टी होता है, स्लीपर आप जाएंगे। फास्टनर्स, हाँ फास्टनर्स की बात करते हैं। फास्टनर्स क्या होता है, इन स्लीपर्स को जोड़ने के लिए, ये हमारे पास क्या है, रेल थी और ये नीचे स्लीपर। अब क्या होगा कि रेल पे तो ऐसे रेल को ऐसे रख थोड़ी नहीं दिया जाएगा, स्लीपर पे हाँ ऐसे रहते तो वो नहीं टिका रहेगा, वो इधर उधर जा सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन होता है। जब चलेगी ट्रेन तो उसमें वाइब्रेशन होगी, तो वो इधर उधर जा सकता है। इसलिए क्या करते हैं, हम फास्टनर्स लगाते हैं और जिससे इनको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। ठीक है, फास्टनर्स भी कई प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आ गया, एक चैप्टर है बैलास्ट का, फास्टनर्स का, स्लीपर्स का, सॉरी एक चैप्टर। ठीक है, तो ये क्या हमारे फास्टनर्स हो गए। और फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि। एक फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिगर कैसा होगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे हमारा ग्राउंड लेवल होगा, क्या होगा नीचे, ये क्या होगा हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल के बाद क्या हम फॉर्मेशन बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन, ये व्यू बन रहा है क्या, क्रॉस सेक्शन व्यू बन रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसी पे क्या करते हैं, ये कुछ बैलास्ट हो गया, क्या ये बैलास्ट हो गया। अब इसी बैलास्ट में यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे स्लीपर लगे होते हैं। और स्लीपर के ऊपर क्या होता है, हमारा एक स्लीपर होता है,
ये पट्टी जा रही है, तो एक स्लीपर पे क्या दोनों पट्टियाँ रखी रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से क्या होता है, हमारा स्लीपर पे पटरियाँ रखी रहती हैं। ये हमारा गिट्टी हो गया, जिसको हम क्या बैलास्ट बोलते हैं। ठीक, ये क्या बैलास्ट हो गया, इसको हम अगर नाम शो कर देते हैं, ये हमारा क्या ग्राउंड लेवल होता है। इसको भी आप चाहें तो शेडेड कर सकते हैं ताकि आपको ठीक है। अब इसको लिख देते हैं, रेल हो गया, ये क्या हो गया स्लीपर हो गया, स्लीपर्स हो गए, ये क्या हो गया बैलास्ट हो गया, ये क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे आपको फास्टनर्स नहीं दिखेंगे, आपको फास्टनर्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में जब बनाते हैं तो सामने से देखें, सामने से अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे फास्टनर्स कैसे लगे रहेंगे, कुछ यहाँ पे फास्टनर्स ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे बनाते हैं, कुछ इस तरह से क्या होते हैं फास्टनर्स लगे होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारे फास्टनर्स हो जाते हैं, जिसको हम बंधक बोलते हैं, फास्टनर्स, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होती है इसी को क्या बोलते हैं हम गेज बोल देते हैं, इसी को हम गेज बोल देते हैं, ठीक है। ये गेज क्या होती है, गेज बेसिकली अगर हम बताना चाहें, अगर डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें तो गेज क्या हो जाएगी, रेल के एक सिरे से, मतलब कि इनर टू इनर डिस्टेंस, किसी भी दो रेल के, दो पैरेलल रेल के इनर टू इनर डिस्टेंस जो हमारी होती है वो क्या होती है, वो रेल गेज कहलाती है। अब आप अगर बात करते हैं इनर टू इनर डिस्टेंस, ये भी हो सकती है लेकिन ये नहीं होगी। अगर इनर टू इनर डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो क्या होगी, ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है रेल गेज कहलाती है, जिसको हम जी अगर लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस हमारी रेल गेज, इनर टू इनर डिस्टेंस, जो इसका फ्लंज, सॉरी हाँ, ये जो फ्लंज होता है, ठीक है, ये क्या हमारा फ्लंज है, फ्लंज के इनर टू इनर डिस्टेंस, फ्लंज के इनर टू इनर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम रेल गेज बोलते हैं। अगर कोई आपको होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं, तो वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा रेल गेज नहीं होता। ये फ्लंज के इनर टू इनर डिस्टेंस को, टॉप फ्लंज के इनर टू इनर डिस्टेंस को क्या हम रेल गेज बोल देते हैं। तो ये क्या हुआ रेल गेज की बात हुई, ठीक है। ये हुआ आपका क्या परमानेंट वे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा परमानेंट वे कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे नीचे मृदा होती है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं। इसका जो ढाल होता है, ये जो हमारा होता है, ये इसको ग्राउंड लेवल बोल सकते हैं। और इसको, ये जो हमारा होता है, इसको निर्माण तल, मतलब कि इसको निर्माण तल बोलते हैं, ठीक है, निर्माण तल। ये हमारा तो ये ब्लास्ट हो गया, स्लीपर हो गया, रेल हो गया, रेल गेज हो गया, ठीक है। आपकी इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों रेल है, ना कि एक ही, ठीक है, ये दोनों रेल है। तो ये हमारा हो गया परमानेंट वे के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं कि जो रेल होता है वो किसका बनता है, स्टील का बनता है। स्टील में कौन कौन सा मतलब कई उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, स्टील में कई कंपोनेंट्स होते हैं, उनके कितने कितने परसेंटेज होते हैं
उनकी अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि रेल खंड के उच्च कार्बन, ये जो होता हमारा रेल होता है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो हाई कार्बन स्टील में जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, संरचनात्मक घटक, मतलब केमिकल कंपोनेंट या फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स उसको बोल सकते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, कितने परसेंटेज होते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल components of structural components of high carbon steel of रेल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, कार्बन, कह रहा हाई कार्बन मतलब कि कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें होगी। तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा कार्बन। कार्बन की मात्रा कितना होता है, अगर इसमें कार्बन की मात्रा बताएं तो ये 0.55 से 0.70% होता है, ठीक है। अगर इसी में फिर क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज की बात करते हैं जिसको Mn से लिखते हैं। मैग्नीज का प्रतिशत कितना होता है, ये हमारा 0.65 से 0.90 तक, 0.65 से 0.90%, ठीक है। एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन कार्बन की मात्रा ज़्यादा तो है, लेकिन मैग्नीज की मात्रा उससे भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है इसकी बात करते हैं। तो ये इसलिए ज़्यादा है, एक मिनट, थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, अब ठीक हुआ, ब्राइटनेस ज़्यादा थी क्या। हाँ, मैग्नीज की मात्रा इसमें ज़्यादा क्यों रखा गया है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो स्टील होता है, आप जनरली अगर आप घरों में यूज़ करते हैं तो उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है अगर वो पेंट ना किया हो। और आप जो देखते हैं रेल, अगर देखते हैं रेल खंड जो होता है उस पर जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा होती है। मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा होने से उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए मैग्नीज की मात्रा उसमें अधिक रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, इसमें सल्फर आ जाता है, सल्फर आ जाता है, सल्फर जिसका परसेंटेज हमारा 0.05% से भी कम होता है, ठीक, क्या 0.05% से भी क्या होता है, ये कम रखा जाता है। और फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा SI जिसको हम लिखते हैं, ये 0.005 से 0.30% तक होता है। नेक्स्ट हमारा इसी में आ जाता है क्या, फास्फोरस। फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस जिसको हम P से लिखते हैं। फास्फोरस कितना होता है, ये भी 0.005 से परसेंटेज भी से भी कम होता है। ये हमारे क्या हो गए, इसके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब कि ये आपको समझ में आ रहा है कौन सा कितना कंपोनेंट्स रखा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, अगर और एक पॉइंट और इसमें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट पॉइंट के रूप में आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर कार्बन की मात्रा कुछ कम रखी जाती है, ठीक है। जो पॉइंट और क्रॉसिंग होती है वहाँ पे जो रेल यूज किया जाता है उसमें कार्बन की मात्रा कम रखी जाती है। क्यों कम रखी जाती है इसकी बात हम जब पॉइंट और क्रॉसिंग बताएंगे आपको तो वहाँ पे बताएंगे। पॉइंट और क्रॉसिंग क्या होता है ये जब बताएंगे। जैसे क्या होता है कहीं पे क्रॉसिंग तो आपको समझ आ रहा है कि क्रॉस करता है, ठीक है। कहीं पे क्या होता है ये एक रेल जा रही और एक इधर से भी रेल आ गई तो ये क्या हुआ क्रॉसिंग हुआ। और इस रेल को अगर जैसे क्या हुआ इधर से जो रेल आ रही है ये जो रेल जा रही है इस रेल को इस पे से इस पे अगर मोड़ना हुआ तो इसको मोड़ने के लिए यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दिया जाता है उसको पॉइंट बोलते हैं। ये अरेंजमेंट कैसे दिया जाता है ये हम आपको आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए
अब हमने जान लिया कि रेल क्या होता है, और तो इसमें ये भी हम समझ ले कि रेल कितने प्रकार के होते हैं। हमने भाई जब रेल को जान लिया कि अब हम जानेंगे कि हमारी इंडिया में रेल कौन सी यूज किए जाते हैं, क्योंकि रेल कई प्रकार से बनाए गए। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, जब से इन रेल का निर्माण हुआ, ट्रेन का निर्माण हुआ, रेलगाड़ी का निर्माण हुआ, तब से कई प्रकार के क्या होते हैं, कई प्रकार के रेल भी बनाए गए। तो वो रेल कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, टाइप ऑफ रेल की बात करते हैं, तो रेल जनरली जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टाइप्स ऑफ रेल, रेल के प्रकार। रेल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, रेल कितने प्रकार के होते हैं? तो रेल जनरली जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेल। फर्स्ट क्या हमारे पास आता है? डबल बुडेड रेल, सॉरी डबल हेडेड रेल, डबल हेडेड रेल। सेकंड आता है बुल हेडेड रेल। इसी में थर्ड हमारा आ जाता है क्या? डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल। फ्लैट फुटेड रेल। डबल हेडेड रेल मतलब दोहरे शीर्ष वाली, ठीक है, दोहरे शीर्ष वाली रेल, दोहरे शीर्ष वाली रेल। फिर बुल हेडेड रेल मतलब क्या हो जाएगी? बुल शीर्ष वाली रेल, ठीक है, बुल शीर्ष वाली रेल। और फिर फ्लैट फुटेड रेल मतलब कि चपटे पाद वाली रेल, ठीक है। ये इन दोनों बाद में ऐड कर, इसको हम DH, BH और FF लिखते हैं, ठीक है। डबल हेडेड, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड रेल, ये हमारे 3 प्रकार की रेल होती है। अब हम डबल हेडेड की बात अगर करते हैं, तो डबल हेडेड रेल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गई हमारी? आप सिमेट्रिक सेक्शन जानते हैं ना? सिमेट्रिकल सेक्शन, सिमेट्रिक सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, सेम वही है, सेम वही है। मतलब कि ये जितनी इसकी चौड़ाई होगी शीर्ष के, उतना ही पाद की चौड़ाई होगी। जितने हेड की चौड़ाई होगी उतने फुट की चौड़ाई होगी, जितने हेड की डेप्थ होगी उतने फुट की डेप्थ होगी, ठीक। सेम हमारा होता है, इसलिए इसको डबल हेडेड कहते हैं। इसको डबल हेडेड इसीलिए कहते हैं, इसको डम्बल शीर्ष वाली हेड भी कहते हैं, ठीक है। डम्बल हेडेड रेल भी इसको कहते हैं, ठीक है। यहीं पे लिख दीजिए। और डम्बल, क्या? डम्बल हेडेड रेल, ठीक है। डम्बल हेडेड रेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं कि आपके मन में एक विचार है कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है सर, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो चौड़ाई होती है ये 6.99 mm होती है, ठीक है। ये mm होती है, तो ये भी 6.99 mm होगी, 6.99 mm ये इसकी चौड़ाई हो गई। और अगर इसकी ये जो थिकनेस है, थिकनेस की बात करें तो ये 4.4 mm नहीं सेंटीमीटर होता है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। 4.45 और ये जो थिकनेस होती है ये कितनी होती है, इसकी बात कर लेते हैं। ये 1.90 और ये टोटल जो गहराई होती है ये कितनी होती है, ये टोटल गहराई जो इसमें रखी जाती है वो 15.24 ऑल डायमेंशंस इन लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे लिख देंगे ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर, ऑल डायमेंशंस इन सेंटीमीटर,
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डबल हेडेड रेल हो गई, क्या, डबल हेडेड रेल, ठीक है। सेम फिर क्या कहता है, बुल हेडेड रेल, जो सीट्स है इसका बुल के सीट्स का बुल की तरह होता है, मतलब कि जो इसको ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा फुट हो गया, ठीक है, ये हेड हो गया, ये फुट हो गया। अब अगर इस तरह बात करते हैं बुल हेडेड रेल की, तो इसमें सीट्स की चौड़ाई जो होती है वो अधिक रखी जाती है, किसके कंपैरिजन में, फुट के कंपैरिजन में। तो अगर इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्लियरली कि ये जो हेड है, ठीक है, जो हेड बना हुआ हमारा हेड और फुट की कंपैरिजन में हेड की जो साइज है वो अधिक है। तो कितनी साइज है, कितनी अधिक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये 6.87 सेंटीमीटर होता है। ठीक इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा, 6.15 होता है, 6.15 होता है। और इसकी थिकनेस, जो थिकनेस होती है वो 4.53 और ये जो थिकनेस होती है 1.83। सारे डायमेंशन जो हैं सेंटीमीटर में यहाँ हमने लिख दिया, सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में होंगे। और इसकी जो डेप्थ होती है, ये टोटल डेप्थ कितनी होती है, ये टोटल डेप्थ जो हमारी होती है ये 14.09, इसको हम क्या बोल देते हैं, बुल हेडेड रेल। ये हमारा क्या, बुल हेडेड रेल है। और सेम अगर इसी तरह हम बात करते हैं फ्लैट फुटेड रेल की, तो फ्लैट फुटेड रेल हमारा कैसे, नाम से पता चल रहा है, जो फ्लैट फुटेड रेल, जो इसका पाथ है, जो इसका फुट है वो फ्लैट एकदम होता है, मतलब एकदम नहीं होता है, मतलब कि हेड के कंपैरिजन में जो फुट होता है वो अधिक फ्लैट होता है, इसलिए इसको फ्लैट फुटेड रेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका फिगर देख लेते हैं। तो हम अगर बात करते हैं तो इंडिया में कौन सा अडॉप्ट किया जाता है, अगर उसकी बात कर लेते हैं, अभी उसकी बात करते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, फ्लैट फुटेड रेल होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या होता है, हमारा फ्लैट फुटेड रेल होता है, ठीक है। ये हमारा फ्लैट फुटेड रेल है, क्योंकि इसका जो फुट है ये आप देख रहे होंगे कि फ्लैट है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हेड के कंपैरिजन में ये क्या है, एकदम फ्लैट बना हुआ है, इसलिए इसको फ्लैट फुटेड रेल कहते हैं। अब सर कहेंगे, आप कहेंगे सर इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फ्लैट फुटेड रेल होता है उसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, तो ये जो होता है ये 6.67 सेंटीमीटर रखा जाता है। और इसकी जो फुट की बात है, कितना फ्लैट होता है इसकी बात करते हैं, कितना फ्लैट ये रखा जाता है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये 13.65 सेंटीमीटर होता है। और अब इसकी थिकनेस की बात करता हूँ, इसके थिकनेस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो थिकनेस होती है, यहाँ पे दोनों की थिकनेस सेम है, ये जो 4.45 है, यहाँ पे ये कम होती है। ये कितनी रखी जाती है, ये हमारी 3.30 रखी है, 3.30। और यहाँ पे जो होती है, इसकी अगर बात करते हैं तो जो हेड होता है, हेड की जो थिकनेस होती है वो 4.37। और जो फ्लैट होती है इसकी थिकनेस कितनी रखी जाती है, इसकी जो थिकनेस रखी जाती है वो हमारा 2 सेंटीमीटर, कितना, 2 सेंटीमीटर रखी जाती है। और अगर बात करते हैं कि इसकी जो थिकनेस होती है, जो वेब होता है, वेब की जो थिकनेस होती है, वेब की थिकनेस यहाँ पे 1.39, क्या, 1.39 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो टोटल डेप्थ होती है, टोटल डेप्थ इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल डेप्थ जो इसकी होती है वो कितनी होती है, वो हमारा होता है 14.29,
ये हमारा क्या हो गया, फ्लैट फुटेड रेल। ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा फुट हो गया। ठीक है, अब कि आपको अब तीनों समझ में आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्योंकि आज तक आपको डाटा नहीं याद रहता है, लेकिन अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन बेसिकली जनरली याद नहीं रहता लोगों को जो डाटा होता है ये, तो कोई बात नहीं, आप लिख के और ये फिगर अगर बना देंगे, लिख देंगे, फिगर मतलब अंतर पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि फिगर देख के कि कौन सा फ्लैट फुटेड है, कौन सा बुल हेडेड है और कौन सा डबल हेडेड रेल बना हुआ है। ठीक है, पहले क्या करते थे, पहले जब हमने स्टार्टिंग बनाया था तो वहाँ पे हमने सबसे पहले डबल हेडेड रेल का इस्तेमाल करना शुरू किया था। ठीक, जब स्टार्टिंग में रेल बन के आई थी सबसे पहले, तो इंडिया में तो आई नहीं थी, इंडिया में तो अभी 16 अप्रैल 1853 से स्टार्ट हुआ है, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। इसको मॉडर्न इंडिया का क्या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, तो उसने स्टार्ट किया था इंडिया में। तो जब इंग्लैंड में हमारे जहाँ भी बना था सबसे पहले, तो वहाँ पे हमारा डबल हेडेड रेल यूज किया जाता था। ठीक है, डबल हेडेड रेल यूज किया जाता, तो वहाँ पे देखा गया, यहाँ पे डबल हेडेड रेल क्यों बनाया गया था। ठीक है, नाम पहले आपको समझ आ रहा है नाम, क्योंकि दोनों फुट और जो हेड होता है दोनों सेम होता है। इसको इस पर्पज से बनाया गया था कि हाँ, अगर रेल चलेगी तो क्या होगा, ऊपर घिसेगा, जब उसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा तो ऊपर ये घिस जाएगा। ठीक है, जब घिसने के कारण मान लेते हैं हेड अगर ख़राब हो गया तो इसको पलट देंगे, लेकिन इसको पलटा नहीं जा सका। ठीक है, क्योंकि अगर जब पलटेगा तो ये जब घिस के छोटा हो जाएगा तो ये गिर जाएगा, तो ये फेल हो गया। अब इसका यूज बिल्कुल नहीं, तो ये फेल हो गया। फिर किसकी बात है, फिर बात आई, फिर बन के तैयार हुआ हमारा बुल हेडेड रेल। ठीक है, बुल हेडेड रेल बन के तैयार हुआ कि हाँ, अगर इसका फुट थोड़ा कम रखेंगे और इस जब ये भी कम हो जाएगा तो इसको पलट देंगे, तो ये भी फेल हो गया, ये भी नहीं चल पाया। ठीक है, लेकिन कई इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में इस रेल का उपयोग किया जाता है अभी भी। ठीक है, जो बुल हेडेड रेल है इसका भी यूज किया जाता है इंग्लैंड और अन्य यूरोपियन देशों में। यूरोप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एशिया में इसका यूज नहीं किया जाता, अपने भारत में इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, और अगर यहीं पे बात करते हैं फ्लैट फुटेड रेल की, तो जो इंडिया में अपने जो भारत में अडॉप्ट किया जाता है वो कौन सा अडॉप्ट किया जाता है, वो अडॉप्ट किया जाता है हमारा फ्लैट फुटेड रेल। ठीक है, वो अडॉप्ट किया जाता है फ्लैट फुटेड रेल। संसार में लगभग 90%, ठीक है, जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में पूरे 90% रेल पर चपटे पात की रेलों का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट फुटेड रेल का यूज़ सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, भारतीय रेलों में भी इसी रेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल की। ठीक है, अब कितना आपको समझ में आएगा। अब अगर तीनों में हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ये जो डबल हेडेड रेल और बुल हेडेड रेल होता है ये लगभग सेम है, आप देख रहे होंगे। ये जो फ्लैट फुटेड रेल है यही ज़्यादा हमारा अंतर हो जाता है इसमें। तो अगर अंतर की बात करते हैं तीनों में, ठीक है, तो क्या क्या अंतर हो उनकी बात कर लेते हैं। कभी अंतर आता है लिखने में कि डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल और जो फ्लैट फुटेड रेल होता है इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन कभी आता है आपके एग्जाम में, तो आपको अंतर भी जानने की ज़रूरत है, जानना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं डबल हेडेड रेल। DH और BH इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डबल हेडेड रेल या फिर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एंड अगर लगा देते तो भी कोई बात नहीं। डबल हेडेड रेल और पुल हेडेड रेल, फिर यहाँ पे फ्लैट फुटेड रेल। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबल हेडेड रेल की। कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के बेसिस पे जैसे क्या होगा, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, उसकी बात करते हैं। फिर स्थापना किसका कब हुआ, इसका कब हुआ, उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद कुर्सी मतलब कि जो फास्टनेस यूज किए जाते हैं वो किस तरह से यूज किए जाते हैं। फिर जो उसमें लोढ़ाई काल, ठीक है, अभी बात करते हैं ये भी क्या होता है। ठीक है, सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सामर्थ्य, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है। सामर्थ्य की बात करते हैं तो यह रेल चपटे पात की रेल की तुलना में अधिक सामर्थ्यवान होता है। ठीक है, ये जो होता है
ये अधिक सामर्थ्यवान होता है, मतलब कि इसकी जो स्ट्रेंथ होता है वो अधिक होती है। डबल हेडेड रेल या फिर बुल हेडेड रेल की जो सामर्थ्य होती है वो अधिक रखी जाती है, जबकि जो फ्लैट फुटेड रेल होता है, ठीक है, फ्लैट फुटेड रेल समान क्षेत्रफल की दृष्टि से या रेल हर दिशा में अधिक सामर्थ्यवान हो सकता है। ठीक है, ये तो सामर्थ्यवान होता है, लेकिन अगर समान क्षेत्रफल की दिशा में देखें तो ये अधिक सामर्थ्यवान हमारा हो जाता है। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। और अगर इसमें बात करते हैं सामर्थ्य की, तो क्या करते हैं, समान क्षेत्रफल की दृष्टि से समान क्षेत्रफल की दृष्टि से या रेल हर दिशा में या रेल हर दिशा या फिर प्रत्येक दिशा में अधिक सामर्थ्यवान सिद्ध होती है। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये बात करते हैं कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं सभी पॉइंट्स को, ठीक है, जिससे समझा दें आप सभी को, नहीं तो फिर लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी बने, क्योंकि आप जान रहे 2-in-1 सीरीज चल रहा है। 2-in-1 मतलब 2 चैप्टर को कंबाइन करके पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी को टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए हम वीडियो को पॉज करके पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं एक एक पॉइंट्स को। तो हम बात करते हैं, आप ये डबल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल में क्या अंतर होता है इसकी बात कर रहे थे। तो सबसे पहले देखा हमने स्ट्रेंथ की बात देखी, तो स्ट्रेंथ में क्या देखा हमने कि जो डबल हेडेड रेल या फिर फुल हेडेड रेल होता है, ये फ्लैट फुटेड रेल की तुलना में अधिक सामर्थ्यवान होता है। लेकिन फ्लैट फुटेड रेल जो हमारा होता है कि समान क्षेत्रफल की दृष्टि से यह रेल प्रत्येक दिशा में, ठीक है, प्रत्येक दिशा की अगर बात करते हैं तो वो अधिक सामर्थ्यवान सिद्ध होती है। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि इसको कैसे स्थापित किया जाता है, स्थापना इसकी कैसे की जाती है, तो इसको सीधा रखने तथा स्लीपरों पर स्थापित करने के लिए कुर्सी की जरूरत पड़ती है। कुर्सी क्या होता है, एक तरह का फास्टनर्स होता है, ठीक है, तो इसको स्थापित करने के लिए हम कुर्सी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये क्या होता है, चपटे पात के कारण या सरलता से स्लीपर पर जो क्या होगा, इसके फ्लैट फुटेड रेल होते हैं, तो क्या होगा, आराम से आसानी से रखे जा सकते हैं कम फास्टनर्स की मदद से, ठीक है। लेकिन अगर अधिक यातायात है, उस जो ट्रैक है, ट्रैक पे बहुत मतलब दिन भर में कई बार ट्रेनें आ जा रही हैं और उस पर ट्रेन का जो लोड है अधिक है, तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या आपको नीचे एक बियरिंग प्लेट, धारक प्लेट लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या बियरिंग प्लेट लगाने की जरूरत वहाँ पे हमको पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं थर्ड की, तो कुर्सी मतलब फास्टनर एक तरह का होता है। कुर्सियों पर लगाए जाने के कारण रेल पथ का जो संरेखण होता है अधिक शुद्ध होता है। कुर्सियों पर लगाए जाने के कारण, क्योंकि इसको क्या कुर्सी पर स्थापित किया जा रहा है, कुर्सी पर स्थापित करने के कारण इसका जो संरेखण अलाइनमेंट निर्धारित किया जाता है वो अधिक परिशुद्ध देखा जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं किसकी, धारक प्लेट, यहाँ पे क्या धारक प्लेट लगा रहे हैं, यहाँ पे कुर्सी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या धारक प्लेट लगा रहे हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे बियरिंग प्लेट, धारक प्लेट लगा रहे हैं, तो धारक प्लेट लगाए जाने के कारण जो डबल हेडेड रेल और बुल हेडेड रेल की तुलना में अधिक ही सामर्थ्यवान हो जाती है, जबकि यहाँ पे कुर्सी लगाने के कारण उतना सामर्थ्यवान नहीं हो पाता है। यहाँ संरेखण तो शुद्ध होता है लेकिन उतना स्ट्रेंथ इसमें नहीं मिल पाता है, जबकि बियरिंग प्लेट लगाने के कारण स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाती है। और अगर इसमें डबल हेडेड रेल की बात करते हैं तो पटरी डालने में अधिक समय, जिसको हम ढुलाई काल बोलते हैं, क्या ढुलाई काल बोलते हैं। ढुलाई मतलब एक तरह से ढलाई, जैसे कहते हैं ना स्लैब ढलाई किया जा रहा है, स्लैब क्या रहा है, ढलाई किया जाता है, तो उसी तरह से ढुलाई काल बोलते हैं कि पटरी डालने में अधिक समय इसमें लगता है, जो डबल हेडेड रेल और बुल हेडेड रेल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिक फास्टनर्स लगाए जा रहे हैं, अधिक इसमें स्लीपर्स, अधिक कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, तो यहाँ पे टाइम अधिक लग रहा है, जबकि इसमें क्या होता है कम समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे रख के कुछ ही फास्टनर्स की मदद से क्या हो रहा है, इसको उस पर टाइट कर दिया जा रहा है, कस दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं फास्टनर की आवश्यकता अधिक होती है। क्यों फास्टनर की आवश्यकता अधिक होती है वो आपने देख लिया।
और इसमें कम फास्टनर के से ही काम चल जा रहा है हमारा। तो जब फास्टनर्स इसमें अधिक लग रहे हैं, इसमें समय अधिक लग रहा है, सब कुछ अधिक लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, खर्च भी, इसकी कॉस्ट आएगी, इसको बिछाने की जो कॉस्ट आएगी वो भी अधिक आएगी। डबल हेडेड रेल और बुल हेडेड रेल में क्या है, अधिक लागत आती है। और अगर फ्लैट फुट रेल की बात करते हैं तो जो लागत होती है, इनिशियल लागत, उसको स्थापित करने की जो लागत आती है वो इनिशियल लागत कम आती है। और अगर डबल हेडेड रेल बुल हेडेड रेल में नेक्स्ट बात करते हैं तो जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का जो खर्च आता है वो अधिक आता है, ठीक है। मेंटेनेंस और जो क्या कहते हैं उसमें इंस्पेक्शन, निरीक्षण और अनुरक्षण का जो खर्च है वो क्या होता है, अधिक आता है। जबकि अगर बात करते हैं फ्लैट फुटेड रेल में तो ये निरीक्षण और अनुरक्षण का खर्च कम आता है, क्योंकि इसमें फास्टनर जल्दी खराब हो जाएंगे तो बार बार फास्टनर्स को चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि हर हफ्ते 10 दिन पे इसको चेक करना पड़ेगा कहीं फास्टनर्स कोई निकल तो नहीं गया है, टूट तो नहीं गया। तो इसमें क्या होता है, खर्च अधिक आता है निरीक्षण का और मेंटेनेंस का, जबकि इसमें खर्च कम आता है। ये रहा इन दोनों में अंतर, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमने बात कर ली, अब उस पर लोड आ रहा है। लोड तो पहले देखते थे रेल का लोड कितना होता है, ट्रेन का लोड तो रेलगाड़ी का लोड आ रहा है, लेकिन सबसे पहले उसके पहले देख लेते हैं कि रेल जो हमारे होते हैं रेल का लोड कितना होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। उसकी बात कर लेते हैं, वेट ऑफ रेल की बात कर लेते हैं। वेट ऑफ रेल की अगर बात करते हैं, वेट ऑफ रेल, वेट ऑफ रेल को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं उसको, अगर आप कहीं कभी भी रेल सेक्शन को देखे होंगे, किसी रेल सेक्शन को, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप कहीं रेल सेक्शन को देखे होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से क्या होता है, रेल सेक्शन हमारा बना होता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखे होंगे, ठीक है, क्या देखे होंगे उसकी बात अगर करते हैं, कभी आप किसी रेल सेक्शन को अगर देखिए तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर, कुछ अंक देखने को मिलेंगे। ये जो हमारा वेब होता है, इस वेब में कुछ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अगर आपके आसपास कहीं रेल की पटरी है या फिर कहीं आप जाते हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा। जो एक लेंथ होती है, मतलब कि अगर लेंथ ऑफ रेल की बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा बड़ी रेल लाइन जिसको ब्रॉड गेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, अभी हम गेज पढ़ेंगे आगे, गेज क्या होता है, गेज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम गेज की बात करते हैं तो जो लेंथ हाफ रेल होती है वो हमारी, अगर ब्रॉड गेज की बात करते हैं तो ब्रॉड गेज के लिए 12.8 मीटर ली जाती है। और अगर वहीं पे मीटर गेज की बात करते हैं, क्या मीटर गेज की बात करते हैं, तो वो 11.89 मीटर, इसको लगभग 13 मीटर और ये लगभग 12 मीटर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे इन 13 मीटर के अंदर कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से, जैसे 50 आर स्टील IRS 36, कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है, ये क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है, ये जो रेल है वो 50 टन का, ठीक है, सॉरी 50 केजी का, 50 केजी पर मीटर का, ये जो स्टील का रेल है ये 50 केजी पर मीटर का है। IRS 36 इंडियन रेलवे और स्टैंडर्ड, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड 36 के अनुसार स्टील का जो ये रेल बना हुआ उसकी जो वेट है वो 50 केजी पर मीटर है। मतलब कि 1 मीटर रेल की जो वेट है, 1 मीटर रेल की जो वेट है वो कितना रखा जाता है, वो 50 केजी है। अगर ऐसे कहीं आपको फिर 65 मिलता है तो वो 1 मीटर में, 1 मीटर की जो वेट होता है वो हमारा कितना होगा, 65 केजी होगा। कुछ इस तरह से हमारा लिखा रहता है वेट ऑफ रेल को पहचानने का तरीका, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के गेज के लिए अलग अलग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, गेज आ गया तो गेज की बात कर लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले गेज हमारे तो जो होते हैं टाइप ऑफ गेज की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ गेज की बात करते हैं।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेल गेज या फिर गेज जिसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेल गेज। सबसे पहले ब्रॉड गेज, सेकंड मीटर गेज, होते तो कई हैं लेकिन आपके जो सिलेबस में 3 हैं, और फिर नैरो गेज, फिर आगे स्टैंडर्ड गेज, और भी 1-2 प्रकार के आते हैं। इसको हम BG लिखते हैं शॉर्ट में, MG लिखते हैं शॉर्ट में, और NG लिखते हैं शॉर्ट में। इसकी जो लेंथ होती है, गेज का मतलब आपको समझ में आ गया आई होप कि अगर ये कुछ रेल हमारी बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसको क्या हम गेज बोलते हैं, इसको हम गेज बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस होती है, ये अगर ब्रॉड गेज के लिए देखें तो ये 1.676 मीटर रखी जाती है, और मीटर गेज के लिए मीटर मतलब 1 मीटर रखी जाएगी, और नैरो गेज के लिए 0.762 मीटर रखी जाती है। ये क्या हो गई, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज हो गए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया। जो इंडिया में अडॉप्ट किया था वो ब्रॉड गेज ही अडॉप्ट किया था, पहले नैरो गेज का बनता था। लेकिन जो आप भी क्या अगर देखेंगे, जो क्या होती है मेट्रो रेल होती है, मेट्रो रेल के लिए वहाँ पे आपको नैरो गेज या फिर मीटर स्टैंडर्ड गेज वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी लेंथ लगभग 6-7 यही नैरो गेज के आसपास होती है, जिसकी लेंथ लगभग, तो ये वहाँ पे स्टैंडर्ड गेज यूज किया था। लेकिन रेलवे के लिए, बेसिकली रेलवे के लिए वहाँ पे ब्रॉड गेज यूज किया था, जिसकी लेंथ 1.676 मीटर रखी जाती है। लेकिन अभी भी आज देखेंगे कहीं कहीं पे आपका ये नैरो गेज देखने को मिल जाएगा, फिर मीटर गेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गेज की बात हो गई। अब बात करते हैं जो स्टैंडर्ड रेल सेक्शन होते हैं वो गेज के अनुसार कितने कितने फीट के होते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रेल गेज हमने बताया ना, अलग अलग फिगर बना के आपको शो करना पड़ेगा वहाँ पे, तब आपको जाके कहीं नंबर मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है आप सभी के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं गेज, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, टाइप, और मतलब किस प्रकार से लिखा रहता है यहाँ पे, वेट प्रति मीटर। यहाँ पे अगर ब्रॉड गेज की बात करते हैं तो ब्रॉड गेज में हमारा 3 आता है, 55 आर, 45 आर और 35 आर। ये मतलब 55 kg, 45 kg और ये 35 kg है। इसी प्रकार अगर मीटर गेज की बात करते हैं, ठीक, मीटर गेज की बात करते हैं तो इसमें 35 आर, 30 आर, 25 आर। ऐसे इसमें 35 kg, 30 kg, 25 kg। फिर इसी तरह नैरो गेज की बात करते हैं, नैरो गेज में हमारा केवल 25 आर को रखा गया है, जिसका वेट 25 kg पर मीटर होता है, ठीक है। ये भी आप अगर एग्जाम में आता बना देते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। लेंथ ऑफ रेल की बात कर लेते हैं। क्या लेंथ ऑफ रेल, रेल की लंबाई, लेंथ ऑफ रेल की अगर बात करते हैं, रेल की जो लंबाई होती है, रेल पथ में सबसे कमज़ोर भाग जो होता है उसका जॉइंट होता है, ठीक है। उसके जो रेलों का होता है वो जोड़ होता है। अगर आप 13 मीटर के इसे रेलों क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे 13 मीटर, 13 मीटर, 13 मीटर, ऐसे आप रेलों को जोड़ देंगे ना, तो रेल लेंथ मतलब ये एक की लंबाई कितनी होती है, ये 13 मीटर रखी जाती है ब्रॉड गेज के लिए, मतलब 12.8 होता है लेकिन 13 मीटर ले लिया जाता है। और अगर नैरो गेज की बात करते हैं तो ये हमारा 12 मीटर हो जाता है, मतलब कि 11.89 मीटर, दोनों में से कुछ भी लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है,
अब यहाँ पे क्या होता है, जो जॉइंट होता है वो सबसे कमज़ोर भाग होता है। कोई भी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत त्वरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक है, जो जॉइंट होता है अगर कहीं पे जॉइंट बन गया ना तो उसको आप कितना भी जोड़ लीजिए लेकिन वो कमज़ोर ही रहेगा, वो फिर से पहले की तरह नहीं बनेगा। इसलिए रहीमदास जी ने कहा, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, इस जॉइंट को क्या कहते हैं, हम वेल्ड कर देते हैं जिससे थोड़ा सा मजबूती मिल जाए और अधिक। अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, आप फास्टनर लगा दिए, फास्टनर लगा के आपने क्या किया, जोड़ दिया, ऐसे करके आपने फास्टनर लगा के ऐसे जोड़ दिया। फास्टनर लगा के आपने जोड़ तो दिया, ठीक है, आपने जोड़ तो दिया फास्टनर लगा के, लेकिन यहाँ पे अगर जब ये स्पेस भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो गर्मियों में था वो एक्सपेंशन होगा और ठंडियों में क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये फैलेगा सिकुड़ेगा तो बार बार जब पास पास से फैलेगा तो रेलों की संख्या जो है वो कई रेल खराब हो जाएंगे साथ में। लेकिन अगर यहीं पे इसको वेल्ड कर दिया जाता, क्या इसमें वेल्डिंग मटेरियल भर दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होगा, यहाँ पे भी एक्सपेंशन नहीं होगा, वेल्डिंग मटेरियल भर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते 5 रेल ऐसे लगातार हमने जोड़ दिया, उसके बाद तब जाके जॉइंट दिया, मतलब 13/65 मीटर पे लगभग हमने जाके तब वहाँ पे जॉइंट दिया है। ठीक है, तो वहाँ से क्या हमारा कहीं एक ही लास्ट वाला केवल खराब होगा तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा नहीं आता, वहाँ पे हमको खर्चा कम आता है। तो ये हमारे जो जनरली यूज किया जाता है वो लगभग 5 रेलों के एक साथ में जोड़ के यूज किया जाता है। ठीक है, 5 रेलों को एक साथ में जोड़ के यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो रेल का जॉइंट होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट की बात करते हैं अगर कि रेल का जो प्रसार होता है वो कैसे होता है, तो तापवृद्धि के कारण जानते हैं आप, रेल की लंबाई बढ़ती है और अगर ताप में कमी आई तो रेल की लंबाई घटेगी। और जो ट्रैक का निर्माण करते समय रेलों के मध्य जो गैप रखा जाता है ना उसको एक्सपेंशन कहते हैं, वही रेल का एक्सपेंशन कहलाता है, वही गैप कहलाता है। ठीक है, तो इस बात का जो प्रसार गुणांक होता है वो कितना होता है, 11 × 10⁻⁶ डिग्री पर सेल्सियस। आप ये तो जानते होंगे, ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस, सॉरी, ये तो आप आयोग की जानते होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है कोई। और भारतीय रेल में हाँ एक चीज़ और, जो एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट दिया जाता है, जो एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट दिया जाता है वो जोड़ 1.5 mm से लेकर 3 mm चौड़ा रखा जाता है। ये जो गैप रखा जाता है ये गैप 1.5 mm से लेकर 3 mm तक रखा जाता है। ठीक है, जिससे क्या कि वो फैल के आराम से अपना फैल जाए और सिकुड़ सके। ठीक है, जो 12.8 मीटर की रेल होती है हमारी, इसमें जो एक्सपेंशन होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना 1.4 mm होता है। 10 डिग्री सेल्सियस अगर उसमें तापमान वृद्धि हो रही, जैसे नॉर्मल से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है उसमें तापमान, तो उसमें 1.5 mm का एक्सपेंशन होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम 1.5 से अधिक रखते हैं, 1.5 mm से 3 mm तक लोग इसके 2 गुने से अधिक रख देते हैं, तो कोई दिक्कत हमको नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या बात हुई, एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ रेल की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ रेल की अगर बात करते हैं, सर टाइप ऑफ रेल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, रेल जॉइंट की अगर बात कर लेते हैं, अगर रेल जॉइंट की बात करते हैं, रेल जॉइंट क्या होता है ये तो आपने जान गए। अब हम टाइप ऑफ रेल जॉइंट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं रेल जॉइंट। ये बेसिकली कई बेसिस पे इसको डिवाइड किया है, कई आधार पे इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले कि उसकी स्थिति कैसी है, उसकी स्थिति के आधार पर, मतलब लोकेशन के आधार पर। फर्स्ट लोकेशन के आधार पर, अगर लोकेशन के आधार पर देखते हैं तो इसमें फर्स्ट क्या आ जाता है, इसमें जो फर्स्ट माना जाता है वो स्क्वायर या फिर इवन रेल जॉइंट। ठीक है, स्क्वायर और इवन रेल जॉइंट। अब इसकी बात करते हैं क्या होता है, इसमें बी आता है हमारा स्टैगर्ड
स्टैगर्ड रेल जॉइंट। अगर इसी थर्ड सेकंड जो हमारा सेकंड किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, इसको सपोर्ट्स के अनुसार, किस प्रकार का उसमें सपोर्ट दिया जा रहा है, सपोर्ट्स के बेसिस पे, सपोर्ट्स के आधार पर, सपोर्ट के आधार पर कैसे हमारा हो गया, सपोर्ट के आधार पे हमारा हो गया एक सपोर्टेड रेल जॉइंट और दूसरा सस्पेंडेड। सपोर्टेड रेल जॉइंट और नेक्स्ट हमारा क्या इसी में स्टैंडर्ड रेल जॉइंट। नेक्स्ट इसी में एक और आ जाता है हमारा, जो कि थर्ड नंबर आता है, वो क्या आता है हमारा सॉलिड या फिर वेल्डेड रेल जॉइंट। सॉलिड और वेल्डेड रेल जॉइंट। ठीक है, अब हम एक एक की बात करते हैं। ठीक है, स्क्वायर या फिर इवन मतलब कि आमने सामने। ठीक है, हिंदी में देखते हैं कि आमने सामने अथवा सम रेल जॉइंट। आमने सामने, आमने सामने हम शॉर्ट में दें। स्टैगर मतलब बिखरे हुए, बिखरे हुए। फिर सपोर्ट्स मतलब सपोर्ट आप जानते हो, आलंबित रेल जॉइंट और फिर निलंबित रेल जॉइंट। और सॉलिड मतलब ठोस रेल जॉइंट। ये होगा। अब हम बात करते हैं एक एक करके इन सब की। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर मतलब यहीं पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एक रेल हो गई, ये दूसरी रेल हो गई, फिर ये एक 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 रेल हो गई। अब आप देख रहे हैं इसमें जॉइंट क्या है, आमने सामने एक दूसरे के, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, आमने सामने या फिर स्क्वायर या फिर वेल्डेड इवन रेल जॉइंट। ये हमारे क्या आमने सामने रेल जॉइंट कहलाते हैं। अब यही अगर हम बात करते हैं किसकी, बिखरे हुए। बिखरे हुए कहाँ होंगे, बिखरे हुए जो होते हैं वो जनरली आपको कर्व पे देखने को मिलेंगे। क्या, जहाँ पे मोड़ होगा वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे क्या हो, ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आमने सामने यहाँ पे कहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे कहीं होना चाहिए, लेकिन जॉइंट यहाँ पे हुआ। तो ये क्या स्टैगर्ड है, फिर बिखरे हुए रेल जॉइंट इसको कहते हैं। फिर इसी तरह सपोर्ट्स के बेसिस पे ये हमारी जनरली जो कर्व पे होता है, जहाँ पे मोड़ होता है वहाँ पे इस प्रकार का जॉइंट हमारा बनता है। फिर नेक्स्ट अगर बात है सपोर्टेड रेल जॉइंट। सपोर्टेड रेल जॉइंट क्या होता है, ठीक है, अगर सपोर्टेड रेल जॉइंट की बात करते हैं तो स्टैगर्ड हमारा जो कर्व पे भी होता है और प्लेन पे भी रख सकते हैं हम, स्टैगर्ड रख सकते हैं वहाँ पे भी। ठीक है, आमने सामने ना करके हम ऐसे भी रख सकते हैं। थोड़ा सा मार्कर का जो इंक है वो कम हो गया है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से भी क्या करते हैं हम जॉइंट को रख सकते हैं। तो ये हमारे स्टैगर्ड होते हैं। फिर अगर सपोर्टेड रेल जॉइंट, जैसे क्या कहते हैं स्लीपर लगा के वहाँ पे सपोर्ट दे दिया गया, ठीक, फिश प्लेट लगा के, जैसे ये रेल जा रहा था, रेल को अब हम क्या करें साइड से देख रहे हैं। जब साइड से देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से क्या होगा, हमारा रेल दिखेगा, कुछ इस तरह से रेल दिखेगा साइड से जब हम देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से क्या होंगे, इस पर सपोर्ट्स लगे होते हैं। और यहाँ पे क्या फिश प्लेट आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पे जॉइंट है, ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जॉइंट है, दो रेल है, ठीक है। ये देखिए आप, इसके नीचे क्या सपोर्ट लगा हुआ है, एक सपोर्ट इधर एक सपोर्ट इधर, और इसके नीचे भी सपोर्ट लगा हुआ है। ये फिश प्लेट लगा के इसको नट बोल्ट से कस दिया जाता है, ठीक है। ये फिश प्लेट इसको कहते हैं, ये हमारा फिश प्लेट होता है, फिश प्लेट। यहाँ पे जो बोल्ट लगाए जाते हैं इसको फिश बोल्ट बोलते हैं, फिश बोल्ट, ठीक है। ये हमारा फिश बोल्ट कहलाता है। और ये हमारा जॉइंट हो गया, ये हमारा रेल होता है, ठीक है। और ये स्लीपर्स लगे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि सपोर्टेड रेल जॉइंट कैसे होते हैं। अब अगर सस्पेंडेड रेल जॉइंट की बात करते हैं तो इसी को यहाँ से हटा दीजिए। अब क्या हुआ, ये सस्पेंडेड हो गया, क्या हुआ, ये लटका हुआ है,
ये क्या हुआ, अब लटका हुआ इसके नीचे, रेल जॉइंट के नीचे कुछ भी सपोर्ट नहीं लगा, तो ये क्या हमारा सस्पेंडेड रेल जॉइंट कहलाता है। ठीक है, और अगर सॉलिड रेल जॉइंट की बात करते हैं, सॉलिड रेल जॉइंट मतलब कि रेल को वेल्ड कर दिया गया, रेल को क्या किया गया, वेल्ड कर दिया गया। ये रेल था, ये रेल था, ये रेल था, इनका क्या कर दिया गया, बेल्ट से इसको भर दिया गया, इसको जॉइंट को। तो ये क्या, वेल्डेड रेल जॉइंट हमारे कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको रेल जॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो यूज किया जाता है वो वेल्डिंग करके ही, वेल्ड वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है। ठीक है, रेल वेल्डिंग से क्या क्या लाभ होते हैं, जोड़ों में कमी आती है सबसे पहला, फिर मितव्ययी पथ बनता है, इकोनॉमिकल सेक्शन बन जाता है, दुर्घटनाओं में कमी आती है। इसीलिए क्या हो, खट खट जा आवाज़ें करते। आप जब रेल में कहीं जाते होंगे तो आप तो उसमें खट 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 की आवाज़ आती है, तो वो जैसे जॉइंट पे पड़ता है ना पहिया, तो वो खट से नीचे दबता है, खट खट करता है, इसीलिए वो आवाज़ आती है। तो जब दूर दूर कर देंगे ना तो उतनी आवाज़ नहीं आएगी और यात्रा सुखदायक होता है, विसर्पण इसमें क्रीप नहीं होता। फिर वियर ऑफ रेल, सिरों की जो घिसाई होती है, ये घिसाई उतनी नहीं होती है। ठीक है, और फिर सुरक्षा निरीक्षण में सफलता होती है, दूर दूर जाके देख लेंगे, बस हो गया। ये तो हुआ हमारा क्या, रेल जॉइंट की बात हो गई। अब क्या आपको रेल जॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोनिंग ऑफ व्हील की। एक टॉपिक की और बात कर लेते हैं, बाकी कोनिंग ऑफ व्हील। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कोनिंग ऑफ व्हील में मतलब क्या होता है कि आपका जो रेल का पहिया होता है, आपने रेल के पहियों को इस तरह से देखा होगा। ठीक है, जो आपके रेल का पहिया होता है वो इस तरह से बना होता है, सीधा नहीं होता। आप अगर सोचें कि रेल का पहिया ऐसे बना होता है ना, नहीं, तो ये ऐसे नहीं बना होता है, ये कुछ इस तरह से बना होता है आपके रेल का जो पहिया होता है। तो ये इसका जो ये कोनिंग, इसी को कोनिंग ऑफ व्हील बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा एक्सल होता है, ये एक्सल से क्या होता है, जुड़ा होता है, ये एक्सल से जुड़ा होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये चलता है। ठीक है, ये हमारा एक्सल होता है। ठीक है, क्या एक्सल होता है, ये फ्लैंज हो गया, फ्लैंज, फ्लैंज में क्या होता है, ये फ्लैंज हमारा कुछ निकला हुआ होता है। ठीक है, और ये जो स्लोप दिया गया है, ये स्लोप कितना होता है, ये 1/20 का स्लोप दिया जाता है। इसी स्लोप से क्या होता है, हमारा जो स्लीपर में भी स्लोप दिया जाता है, जो हम स्लीपर बनाते हैं स्लीपर में भी 1/20 का स्लोप दिया जाता है। और ऐसे ही हमारी पटरी भी ऐसे रहती है, ऐसे नहीं रहती पटरी, सीधा ऐसे नहीं रहती, ऐसे रहती है पटरी, क्योंकि ये भी क्या होता है, हमारा 1/20 का स्लोप रहता है, इसीलिए पटरी ऐसे रहती है। इसको क्यों देते हैं, ताकि जैसे मोड़ पे जब जाते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, तो ये ताकि जो जब मोड़ पे जाएंगे ना, जब मोड़ पे जाएंगे ऐसे मुड़ेंगे तो क्या होगा, बाहर वाला पहिया बाहर भागने की कोशिश करता है। तो जब अगर कोनिंग नहीं दिया रहेगा तो वो क्या बाहर नीचे अपनी पट्टी से नीचे उतर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पे हमको कोनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, पहिए को स्लोप देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्या आपको समझ में आ रहा है कि रेलगाड़ी के दोनों तरफ के पहिए धुरी के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़े रहते हैं, इस व्यवस्था में धुरी पहिए के साथ घूमती है। ठीक है, ये हमारा कोनिंग ऑफ व्हील की बात हो गई। आपको आपकी कोनिंग ऑफ व्हील समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है क्या, वियर ऑफ रेल। ठीक है, एक टॉपिक और इस चैप्टर में बचता है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंटेंट पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उनको भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसमें आप 2 चैप्टर हमने कवर किया, क्या आपको पता चला? नहीं। कौन कौन सा? एक परमानेंट
वे और सेकंड चैप्टर टाइप्स ऑफ रेल। दो अलग अलग चैप्टर आपकी बुक में दिए गए हैं, लेकिन ये हमने एक ही चैप्टर में कवर कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सौरभ जायसवाल आपसे का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो धन्यवाद, थैंक यू।